दोस्तों, दिलीप कुमार का अपनी मां से रिश्ता मुख्तलिफ जहतों का हामिल रहा है। अपनी बायोग्राफी में उन्होंने अपनी मां का हर उस जगह जिक्र किया है जहां वो जिंदगी को एक खास जज्बाती अंदाज से देखते हैं। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में अपनी मां के मुख्तलिफ रूप भी पेश करते हैं। घर के कामों में उलझी हुई एक सुघड़ बहू जो अपनी सास के हर हुक्म पर भागी चली आती है, एक खूबसूरत और नाजुक अंदाम औरत जो अंदर से पहाड़ की तरह मजबूत है, अपने बच्चों के लिए एक छतनार शजर जिसकी जिंदगी ही उसके बच्चों की खुशियां थी। एक ऐसी मां जो अपनी बीमारी को छुपाकर बच्चों की निगहदाश्त में मसरूफ रहती है, और एक ऐसी खिदमत गुजार बीवी जिसने अपने शोहर की जिंदगी आसान बना दी थी। आज की यात्रा में हम दिलीप कुमार की अपनी मां से मोहब्बत की कहानी बयान करेंगे। अपने 12 बच्चों में सबसे ज्यादा दिलीप कुमार से मोहब्बत करने वाली इस मां की शख्सियत को जिस अंदाज से दिलीप कुमार ने अपनी यादों में महफूज रखा है, ये एक ऐसी मोहब्बत की तरफ इशारा है जिसकी गहराई का कोई अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मैंने अपने बचपन में अम्मा को बहुत कम तकलीफ दी थी। इसकी वजह मेरी वो दोस्ताना फितरत थी कि मैं एक आंटी के पास से दूसरी आंटी के पास बखुशी चला जाता था, जबकि अम्मा घरेलू काम काज में मसरूफ होती थी। जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो मेरा छोटा सा जहन अम्मा के लिए तकलीफ में मुब्तला रहने लगा, जिन पर दादी बल्कि जालिम दादी हुक्म पर हुक्म सादिर करती रहती थी और उन्हें घरेलू कामों में उलझाए रखती थी, जबकि उनकी अपनी बेटियां कोई काम नहीं करती थी। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं अम्मा का दुमछल्ला बनने में खुशी महसूस करता था। मैं उनका दुपट्टा थामे उनके पीछे पीछे होता था। वो दुपट्टा जिसके साथ वो सर को ढांपे रखती थी। वो बड़ी तेजी से घर के कामकाज के सिलसिले में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती थी। उन्होंने दादी के बुलावे पर कभी थकन महसूस नहीं की। अक्सर औकात जब खानदान चाय की मेज पर जमा होता तो ये एक खुशगवार इज्तिमा होता था। दादी सदारत करती थी, वो अपने मलका जैसे मकाम से बखूबी लुत्फानंदोज होती थी। मुझे ये देखकर तकलीफ होती थी कि अम्मा चाय की मेज पर मौजूद नहीं होती थी, बल्कि किचन में मसरूफ रहती थी। चूल्हे की आग और धुएं की वजह से कभी कभी उनकी हालत ऐसी हो जाती थी कि उनके लिए सांस लेना दूभर हो जाता था। लेकिन उनकी नंदों और सास को कभी ये तौफीक नहीं हुई कि वो किचन में उनका हाथ ही बटा दें। मौसम गर्मा में हम टेरेस पर सोया करते थे। चांदनी रातों में अम्मा के चेहरे पर जब चांदनी पड़ती थी तो उनके चेहरे के हुस्न में इजाफा हो जाता था। अम्मा हमेशा सादा शलवार कमीज पहनती थी जो लंबी और ढीली ढाली होती थी। बंबई आने के बाद अम्मा के लिए बुनियादी मसला ये था कि वो हिंदी नहीं बोल सकती थी। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि अपने तीखे नए नक्श और किसी भी खामी से पाक गुलाबी रंगत, नर्म और शफीक मुस्कुराहट की बिना पर वो पड़ोस की खवातीन के साथ घुल मिल गई थीं। नागदेवी स्ट्रीट में अम्मा की 2 दोस्त थीं जो उनके बहुत करीब थीं। वो उनके साथ कैसे बातचीत करती थी, ये हमेशा आगा जी के लिए मुइम्मा बना रहा। बंबई में
अम्मा पर काम का बोझ कम हो चुका था। अब उन्हें सिर्फ अपने बच्चों और खामद की देखभाल करना होती थी। वो पहले की निस्बत ज्यादा सेहतमंद और खुश दिखाई देती थी। अम्मा से मिलने आने वाली खवातीन मेरी खूबसूरती की तारीफ किए बिना ना रहती थी और अम्मा उनके रुखसत होने के इंतजार में रहती थी ताकि मेरी नजर उतार सकें। दिलीप कुमार घर छोड़कर 6 माह पूना में रहे तो उन्हें अपनी मां की याद बहुत सताती थी और जब वो 6 माह के बाद घर आए तो उनकी अपनी अम्मा से मुलाकात एक जज्बाती फिल्मी सीन की तरह थी। जब 6 माह बाद मैं घर वापस आया तो मेरी छोटी बहन ने जाकर अम्मा को बताया कि मैं घर आ गया हूं। तो अम्मा जल्दी से बाहर आई और मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। मेरे लिए एक कदम भी आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं था क्योंकि मैं खुशी से कांप रहा था। अगले ही लम्हे मैं अम्मा से बगलगीर हो चुका था। ये मिलाप ऐसा था जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। अम्मा की सिसकियां अब हंसी में बदल चुकी थी। अम्मा ने वही लैस के बॉर्डर वाला दुपट्टा ओढ़ रखा था जिस दिन मैं पूना गया था। उस दिन भी अम्मा ने यही दुपट्टा ओढ़ रखा था। आगा जी घर में अपने आप को हर बात से लाताल्लुक और गैर जज्बाती जाहिर करते थे। सिर्फ एक मर्तबा उनकी गर्मजोशी और तशवीश सामने आई जब अम्मा को शदीद दमा का दौरा पड़ा था और उनकी सांस की आमदो रफ्त रुक रही थी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा था कि कोई दौड़कर जाए और डॉक्टर को बुला लाए। उस वक्त उनका चेहरा मजबूरी और लाचारी की तस्वीर बना हुआ था। अगर आपको मिसाल फिल्म का मारूफ सीन याद हो, मैंने इस सीन की अदायगी के लिए अपने जज्बात अपनी इसी याददाश्त से हासिल किए थे। अम्मा मेरे बड़े भाई अयूब की मौत के सदमे को फरामोश ना कर सकी थी। वो आगा जी और हमारे सामने ना रोती थी लेकिन मैं जानता था वो कई रातें रोती रहीं। गम और सदमा उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और उनकी सेहत को मुतासिर कर रहा था। जब मैं उनके साथ होता था वो उस वक्त ही मौत के नागुजीर होने की बात करती थी और जब मेरे चेहरे पर दुख, दर्द और तकलीफ के साए लहराते देखती थी तब वो जल्दी से मौजू बदल देती थी। आगा जी जानते थे कि अम्मा मुझ पर एतमाद और भरोसा करती थी। वो अपने ख्वाब भी मेरे साथ शेयर करती थी। एक दिन आगा जी अपने कमरे से निकले। उन्होंने मुझे बाहर जाने से रोकते हुए कहा, अपनी अम्मा के साथ रहो। मैं अम्मा के पास आ गया और उनका सर अपनी गोद में रख लिया जैसा कि मैं हमेशा करता था। मैंने नरमी के साथ उनका हाथ अपने होंठों से लगाया। ये उनके साथ मेरी मोहब्बत का एक इजहार था। मेरी आंखों से आंसू रवां थे। वो मेरे एहसासात से बखूबी वाकिफ थीं। वो ठीक ठाक दिखाई देने की कोशिश करने लगी। आगा जी जानते थे कि हम उन्हें खोने जा रहे हैं। उन्होंने उन्हें देवलाली में हमारे घर शिफ्ट कर दिया ताकि वो पहाड़ी इलाके में बेहतर महसूस कर सकें। लेकिन चंद रोज बाद ही 27 अगस्त 1948 को वो हमारे दरमियान से रुखसत हो गईं। मैंने अपने दुख, दर्द और कर्ब का इजहार न किया। अपने दुख को आगा जी और अपने छोटे बहन भाइयों से छुपाता रहा। मैंने अपनी पूरी ताकत को बरूए कार लाते हुए अपने दुख और गम को अपने अंदर ही कुचल डाला
और इस नुकसान को चुपचाप बर्दाश्त कर गया जिससे मैं हमकिनार हो चुका था। दोस्तों, दलीप कुमार की अपनी माँ से मोहब्बत के मौजू पर हम पहले भी एक यात्रा मुरतब कर चुके हैं जिसे लोगों में बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई। माँ और बेटे के इस जज्बाती रिश्ते पर रिसर्च करते हुए हमें ये महसूस हुआ कि दलीप कुमार की यादाश्तों में महफूज उनकी माँ की तस्वीर अभी मुकम्मल नहीं हो सकी। इस तस्वीर के अभी कुछ और ऐसे पहलू हैं जिन पर बात हो सकती है। आज की यात्रा में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि दलीप कुमार की जिंदगी में उनकी माँ का किरदार क्या था। दलीप कुमार ने किस तरह अपनी माँ की यादों को अपनी पूरी जिंदगी पर फैला दिया था, या वो अपनी जात में पाई जाने वाली हर खूबी को किस तरह अपनी माँ से मंसूब करते थे। दलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मेरा जहन बचपन से ही इस हवाले से तशवीश में मुब्तला था कि दादी उन्हें दिन रात घर के कामों में उलझाए रखती हैं। मुझे याद है कि एक बार आगा जी सुबह के वक्त अम्मा से ये पूछ रहे थे कि वो किचन में क्यों अकेली काम कर रही हैं जबकि घर में दीगर खवातीन भी मौजूद हैं। मैं अभी तक अम्मा की वो नर्म और मुलायम आवाज़ सुन सकता हूँ जो उन्होंने आगा जी को मुतमईन करने के लिए कही थी कि किचन का काम करना उनकी अपनी ख्वाहिश है। मेरी अम्मा हर वक्त मुतमईन और पुरसुकून रहती थी। आगा जी को कभी उनकी शिकायत सुनने को नहीं मिलती थी, ना ही आगा जी को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता था जो अक्सर मुश्तरका खानदानों में सर उठाते हैं। मेरी अम्मा का ताल्लुक नवाब खानदान से था। उनके वालिदैन और बहनें हमारे घर आते थे तो बहुत उम्दा लिबास पहनकर आते थे। अम्मा उनके साथ बैठकर गपशप लगाती थी। उनकी बहनें बेहद खूबसूरत और नाजुक अंदाम थीं, जबकि आगा जी की बहनें मजबूत और दबंग थीं। अम्मा का घर के काम से फरागत का एक वक्फा मुझे अच्छी तरह याद है। ये वक्फा अम्मा की बहन की शादी में शमूलियत के लिए किया गया था। मैं भी इस शादी में शिरकत के लिए अम्मा के साथ अपने ननिहाल आया था और मैंने एक हैरान कुन वक्त गुजारा था। घर खवातीन से भरा हुआ था जो शादी में शिरकत के लिए आई थी। ये उस आमरियत से बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल था जहां से मैं आया था। मेरी नानी और नाना बहुत अच्छे थे और पहली मर्तबा मैंने देखा था कि अम्मा की बहुत आओ भगत की जा रही थी। मुझे अम्मा को हंसते मुस्कुराते और शादी के हंगामों में हिस्सा लेते देखकर बहुत खुशी हो रही थी। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि अम्मा ऐसी ही बेफिक्री की जिंदगी गुजारें, लेकिन शादी के बाद अम्मा फिर उसी तरह घरेलू कामों में उलझ गईं। पेशावर में जुमा के दिन घर की खवातीन मार्केट जाया करती थीं। अम्मा जो सादा शलवार कमीज पहनती थीं, उनका सर हमेशा ढका होता था। जब वो घर से निकलती तब वो मुकम्मल पर्दे में होती थी। मैं भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। मैंने उन्हें कभी अपने लिए खरीदारी करते नहीं देखा। वो हमेशा घर के लिए खरीदारी करती थी। जब मैं आगा जी से नाराज होकर पूना गया तो होटल में पहली रात तन्हा बैठा अपने वालिदैन से जुदाई का दर्द महसूस कर रहा था, बिलखुसूस अम्मा से जुदाई का दर्द। ये अम्मा से अलग
میری پہلی رات تھی۔ میں اماں کی مجبوری اور لاچاری کا بخوبی تصور کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ آغا جی کو میرے ساتھ زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آغا جی سے سوال کرنا یا ان کی مخالفت کرنا اماں کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ میں بہت دیر تک سو نہ سکا کیونکہ مجھے اماں کی یاد ستا رہی تھی، اور اس لوری کی یاد بھی جو اماں مجھے اس وقت سنا کر سلاتی تھی جب میں بآسانی سو نہ سکتا تھا۔ جب 6 ماہ بعد میں پونا سے واپس آیا تو میرے پاس اپنے کمائے ہوئے 5,000 روپے تھے۔ بہن بھائیوں سے مل کر جلد ہی میں اماں کے کمرے میں تھا۔ میں نے سوچا یہ بہترین وقت ہے کہ میں وہ رقم نکالوں اور اماں کو دے دوں۔ میں نے اپنا بیگ کھولا اور نوٹوں کا پیکٹ اماں کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ انہوں نے تجسس بھرے انداز میں میری جانب دیکھا۔ جیسے ہی انہوں نے پیکٹ کو کھولا تو انہوں نے پہلے پیسوں اور پھر میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر خدشات تھے۔ یہ کیا ہے؟ تم نے یہ رقم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ وہ رقم ہے جو محنت کے بل بوتے پر میں نے اپنے کاروبار سے حاصل کی ہے۔ انہوں نے ایک لفظ کہے بغیر میری طرف گھورا، اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی اور قرآن پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں قرآن پر قسم اٹھاؤں کہ یہ رقم میں نے باعزت طریقے سے حاصل کی ہے۔ میں نے قرآن پر ہاتھ رکھا اور قسم کھائی۔ میں اچھی طرح دیکھ سکتا تھا کہ وہ مطمئن ہو گئی تھیں۔ اماں کسی ایسے سوالی کو اپنے در سے خالی نہ جانے دیتی تھی جو ان کے دروازے پر سوالی بن کر آتا تھا۔ ہمارے دھوبی کی بیوی اپنے بیٹے پیارے لال کے ساتھ آیا کرتی تھی اور اماں ہمیشہ اسے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا کرتی تھی۔ پیارے لال نے اپنے والدین سے دھوبی کا کام سیکھا اور وہ میرا ذاتی دھوبی بن گیا۔ اب اس کی عمر 70 سال ہے۔ پیارے لال کو آج تک وہ حلوے اور دیگر پکوان یاد ہیں جو اماں اسے دیا کرتی تھی کہ انہیں گھر لے جائے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کھائے۔ یہ میری دلی خواہش تھی کہ اماں کو ایسے گھر میں رہنے کا آرام فراہم کروں جسے وہ اپنا کہہ سکیں۔ ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ وہ گھر کا نظام چلانے کے قابل نہ رہی تھی، لہذا گھر کا انتظام سکینہ آپا نے سنبھال لیا تھا۔ مزاج اور رویے کے اعتبار سے سکینہ آپا میری دادی کی طرح تھی، جن کی ہٹلر جیسی آمریت ہمارے پشاور والے گھر اور گھرانے پر مسلط تھی۔ میری بہن نے یہ رویہ اپنی دادی سے سیکھا تھا، لیکن میں حیران تھا کہ انہوں نے اماں کا مہربان رویہ کیوں نہ سیکھا تھا۔ سکینہ آپا ضدی، ہٹ دھرم اور فطرت کے اعتبار سے بہت مشکل تھی۔ اماں کے ساتھ اس کی ناچاکی ہو جاتی تھی، اس کے باوجود وہ میری اماں کے لیے مسلسل فکر اور غم کا سبب بنی ہوئی تھی۔ اماں سکینہ آپا کے بارے میں فکر مند رہتی تھیں کہ ان کی سب سے بڑی بیٹی اس بھری دنیا میں کیسے تنہا زندگی گزارے گی۔ جب بھی وہ یہ بات کرتی، ان کی نم آنکھیں اس تلاش میں ہوتی تھیں کہ میں ان کو کوئی یقین دہانی کراؤں۔ میں جب سارا دن کام کر کے گھر واپس آتا تو اماں کو کھانسی اور سانس لینے کے عمل کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے پاتا تھا۔ میں اماں سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ ان کے بچوں میں جو بھی
खूबियां पाई जाती थी, इन तमाम खूबियों का सरचश्मा वो बजाते खुद थी। अम्मा भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। मैं ये बात कभी फरामोश नहीं कर सका कि अम्मा कैसे उस वक्त मेरी तरफ देखा करती थी जब मैं नहाकर और लिबास तब्दील करके तैयार होकर उनके कमरे में आता था। वो अपनी खूबसूरत आंखों के साथ मुझे देखती रहती थी और मैं उनके बिस्तर पर इस अंदाज से बैठ जाया करता था ताकि वो अपना सर मेरे सीने के साथ टिका सकें। मैं उनके साथ तसल्ली आमेज बातें करता था। जब वो सांस की आमदो रफ्त की जिद्दोजहद से थक जाती थी, तब मैं उनकी पसलियों को मलकर अपना सांस बहाल रखने में उनकी मदद करता था। कभी कभार वो उठकर कमरे में रखी कुर्सी पर बैठना चाहती थी, तब मैं उन्हें अपने बाजुओं में भर लेता था। अगरचे वो एहतजाज करती थी, हंसती भी थी, लेकिन मैं उन्हें कुर्सी पर बिठाकर ही दम लेता था। आगा जी माहौल को खुशगवार बनाने के लिए कहते थे, मेरी बीवी को उठाकर घूमने का इतना ही शौक है तो अपनी बीवी ले आओ। बचपन में मैं उनको नमाज पढ़ते हुए और दुआ मांगते हुए देखकर खुशी महसूस करता था। जैसे जैसे मेरी उम्र में इजाफा हुआ, मैंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि वो घर के काम धंधों से नमाज अदा करने के लिए जो वक्त निकालती थी, वही उनका अपना वक्त होता था। इस दौरान वो ना सिर्फ अपने दिमाग और सोचों पर कंट्रोल हासिल करती थी, बल्कि खुदा की कुर्बत भी हासिल करती थी, जो एक हकीकी कामयाबी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।